Hello class, welcome back. So we were discussing the major domains of Earth, okay? The major domains of Earth. So in the major domains of Earth, we were discussing that Earth is made up of what you say lithosphere. Lithosphere का मतलब है जो मिट्टी जिस पे हम रह रहे हैं, जो सॉइल, जो अपर लेयर ऑफ अर्थ है, लैंड है जो बेसिकली. L for lithosphere, L for land, ऐसे आप याद रख सकते हो. L for lithosphere, L for land. Okay, so lithosphere is called land, and then there is atmosphere, then there is hydrosphere. Hydrosphere मतलब वाटर, एंड एटमॉस्फेयर मतलब जो हमारे अराउंड एयर है, एटमॉस्फेयर है, वो हमारा एटमॉस्फेयर है. इसमें से हम लिथोस्फेयर के और हाइड्रोस्फेयर के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. लिथोस्फेयर के बारे में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि लिथोस्फेयर 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है. जो लैंड है हमारा, कहने का मतलब यह है कि जो लैंड है हमारा वो 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है, और जो टोटल हाइड्रोस्फेयर है मतलब वाटर है, जो पूरा वाटर है वो 5 ओशंस में डिवाइडेड है. इस तरीके से हमने क्लासिफाई किया है डोमेन्स को. एक तो क्या हमारी क्या बोलेंगे, एक तो लैंड है, लैंड 7 पार्ट में डिवाइडेड है. देन हमारा क्या वाटर है जो 5 पार्ट में डिवाइडेड है. ओके, तो हमने ये सारी चीज़ें की थी. अब नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दी atmosphere. Let us know some fact about the atmosphere. The earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere. जो हमारी earth है, that is surrounded by the layer of the gas called atmosphere. It provide us with the air we breathe and protect us from harmful sun's UV rays. Okay, जो sun से UV rays निकल के आती हैं हमें उससे बचाता है ये, इससे हमें बचाता है ये. ओके, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से बहुत सारी रेज निकल के आती है जो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकती हैं, बहुत हार्मफुल हो सकती हैं. बट हमारा एटमॉस्फेयर जो है हमें उन हार्मफुल रेज से बचा लेता है, हमें उन हार्मफुल रेज से बचा लेता है. लेट मी शो यू कैसे. ये देखिए यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर है. ये एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर है. ये पहली लेयर है जिसको हमने ट्रोपोस्फेयर बोला है, दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी है मीजोस्फेयर, फिर है थर्मोस्फेयर, फिर है एक्सोस्फेयर. हमने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा है, राइट. 5th क्लास में हमने साइंस में ये चीज़ पढ़ी है कि एटमॉस्फेयर के अराउंड लेयर्स होती हैं. तो एटमॉस्फेयर की लेयर होती हैं. मैं दोबारा रिपीट करती हूँ. द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर. द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर. इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ and it protect us from the harmful UV radiation. It protect us from the harmful UV radiation. Okay, the layer starting from the earth is called troposphere. पहली लेयर क्या कही जाती है? पहली लेयर इज ट्रोपोस्फेयर. पहली लेयर क्या है? ट्रोपोस्फेयर. दूसरी लेयर क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर. थर्ड लेयर है मीजोस्फेयर, फिर है थर्मोस्फेयर, फिर है एक्सोस्फेयर. ये सब आपको अपनी कॉपी पे ड्रॉ करना है, और मैं आपसे क्वेश्चन जब इसके बारे में पूछूंगी तो ये आपको ड्रॉ करके दिखाना है कि कौन सी लेयर कहाँ पर है, राइट. सो ये हमारे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है. ठीक है, कितनी एटमॉस्फेयर की लेयर है? 5. देयर आर 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. देयर आर 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जिनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपको याद करने हैं, राइट. इसके बाद लेट अस नो अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब है कि एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं, कितनी परसेंटेज कौन सी गैस प्रेजेंट है, क्या वो मतलब ऑब्वियसली वो गैसेस की कैसे काम करती हैं वो अगले चैप्टर में हम देखेंगे. लेकिन अभी कॉम्पोजिशन के बारे में अगर हम बात करें तो हमें सिर्फ यही देखना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस है. तो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है. सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है. जो ये आपको पर्पल कलर सा दिख रहा है, जो ये नाइट्रोजन गैस का है. नाइट्रोजन गैस कितने परसेंट है? 78% क्या है? नाइट्रोजन गैस. इसके बाद सेकेंड नंबर पे जो गैस आती है वो है ऑक्सीजन गैस, जो ये ब्लू कलर में दिख रही है. आपको ब्लू में दिख रही है ना, तो ये है अपनी ऑक्सीजन गैस विच इज 21%. एंड उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट गैस है वो है आर्गॉन. आर्गॉन इसके बाद है आती है, इसके बाद आर्गॉन आती है. उसके बाद क्या है? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड. आर्गॉन और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम मिला देते हैं तो ये मिलके 1% बनाते हैं, दोनों ही मिलके. मतलब आर्गॉन जो होती है वो 0.9%
प्रेजेंट रहती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03% प्रेजेंट रहती है एटमॉस्फेयर में। तो हमारा मेजर कॉम्पोजिशन कौन सा हो गया, हमारी मेजर कॉम्पोजिशन हो गई गैसेस का 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, राइट। और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर गैसेस, ऑल अदर गैसेस, वो सारी मिलके सिर्फ 1% बनाती है। वो सारी गैसेस मिलके क्या बनाती है, सिर्फ 1%। यहाँ पे हम ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ द लाइफ, व्हाइल नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो ऑक्सीजन होती है वो तो हमें, आप सबको पता है कि हम कैसे रहे हैं, बिकॉज सारे एनिमल्स, सारे ह्यूमन कैसे उनके अंदर लाइफ चल रही है कि वो सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं। हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन सबसे ज़रूरी है, राइट। हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, तो हमारे लिए ऑक्सीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नाइट्रोजन हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो नाइट्रोजन गैस है वो प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो प्लांट है अगर उनको अच्छे से नाइट्रोजन मिलता रहता है तो वो बहुत अच्छे से फ्लरिश होते रहते हैं। इसलिए हमें प्लांट्स के क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन की ज़रूरत है। और प्लांट्स के ऊपर हमारी लाइफ डिपेंडेंट है, इसलिए हमें नाइट्रोजन की इनडायरेक्टली ज़रूरत है। इसलिए नाइट्रोजन हमारे लिए अच्छी चीज़ है, ठीक है। नाइट्रोजन की हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। अब see, this is what I have written, that oxygen is the breath of life while nitrogen helps in growth of living organism. living organism की growth में ये हमें help करता है। carbon dioxide though present in minute amount is important as it absorb heat radiated by the earth, thus keeping the planet warm. जो कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो उसका एक यूसेज तो ये है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये यूज़ हो गया, उन्हें खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। और रही बात ये कि ये अर्थ को वार्म रखता है, दिस मेक अर्थ अ हैबिटेबल प्लानट। मतलब हैबिटेबल प्लानट का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर इंसान रह सकते हैं, प्लांट्स रह सकते हैं, एनिमल्स रह सकते हैं। तो वो जगह कैसे बनती है वो मैं आपको आगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। सो अभी के लिए हमें क्या जानना है कि ऑक्सीजन हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है बिकॉज हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन। दूसरा, नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट उसे लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ को वार्म रखता है, उसे हैबिटेबल बनाता है, हमारे रहने लायक बनाता है। और दूसरा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स भी उसको इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये चीज़ें हो गई, राइट। अब चलते हैं, द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद द हाइट। जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो वैरी करती है। डेंसिटी का मतलब होता है घना। कोई चीज़ कितनी घनी है, कितनी ज़्यादा डेंस है, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा डेंस है, उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। तो जो नीचे वाली लेयर होती है, मैं आपको वापस से दिखाना चाहूँगी, ये जो नीचे वाली लेयर होती है जैसे स्ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डेंस होती है। यहाँ ये वाली लेयर बहुत ज़्यादा डेंस होती है और ऊपर जाते जाते डेंसिटी जो है वो ख़त्म होती जाती है, ऊपर जाते जाते डेंसिटी कम होती जाती है। मतलब ट्रोपोस्फेयर में बहुत ज़्यादा डेंसिटी होगी एयर की, सबसे ज़्यादा एयर वहीं प्रेजेंट होगी, राइट। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में डेंसिटी कम होती जाती है, फिर कम हो जाएगी, मीजोस्फेयर में बिल्कुल ही कम हो जाएंगी। इसको या हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर में बहुत ज़्यादा गैसेस प्रेजेंट होंगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसेस प्रेजेंट होंगी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होंगी। लेकिन ऊपर जाते जाते इनका अमाउंट कम हो जाता है। जैसे हम स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं, मीजोस्फेयर में जाते हैं, जाते जाते इनका अमाउंट कम होता जाता है, ओके, इनका अमाउंट कम होता जाता है। तो ये हमारी डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज़ हैं, ओके। डेंसिटीज़ जो है चेंज होती जाती है। अच्छा, ओके, हाँ, एक चीज़ और हमें जाननी है, जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फेयर में, तो ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते जाते टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जितना आप हाइट पे जाते हो टेम्परेचर उतना कम होता जाता है। जितनी ज़्यादा आप हाइट पे जाते रहते हो टेम्परेचर कम होता जाता है। जैसे आप दिल्ली से पहाड़ों में जाओगे, पहाड़ क्योंकि ऊँचे होते हैं, तो वहाँ जाते हो तो टेम्परेचर कम होता जाता है, राइट। जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, राइट। तो ये हमारा
कंसेप्ट था। अब है बायोस्फेयर। सो बायोस्फेयर क्या होता है? बायोस्फेयर का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर, बायोस्फेयर इज द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। ऐसी जगह जो कि वाटर, एयर और लैंड तीनों से मिलके बनी है, तीनों से मिलके एक जगह जो बनी है। इसमें सारे, मतलब बायोस्फेयर का बेसिक मतलब होता है जिस जगह पर जानवर जिंदा रह सकते हैं, प्लांट जिंदा रह सकते हैं, ऐसी जगह जिस पे प्लांट जिंदा रह सकते हैं। देखो, बायोस्फेयर क्या होता है? बायोस्फेयर डिपेंडेंट है वाटर पे भी, लैंड पे भी, एयर पे भी। हम लोग जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, ह्यूमन हैं, हम लोग वाटर पे भी डिपेंडेंट है, हम लोग लैंड पे भी डिपेंडेंट है, हम लोग एयर पे भी डिपेंडेंट है। अगर इनमें से एक भी चीज़ ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते, राइट? हम सब लोग हम सब लोग क्या हैं? हम लोग बायोडाइवर्सिटी हैं, सारे एनिमल, सारे प्लांट, सब लोग, हम लोग ही बायोस्फेयर है बेसिकली। हम लोग ही बायोस्फेयर वाले लोग हैं, जहाँ पर हाइड्रोस्फेयर मतलब वाटर, लिथोस्फेयर मतलब लैंड और एटमॉस्फेयर मतलब एयर, ये सब मिलजुल के हमारी लाइफ को पॉसिबल बना रहे हैं, राइट? ये सब चीज़ें मिलजुल के हमारी लाइफ को पॉसिबल बना रहे हैं। सो बायोस्फेयर इज द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, water and air. It is this zone of life. I can say that biosphere is the zone of life. Biosphere is the zone of life. Okay, so there are several species or organisms that vary in size, from microbes to bacteria to huge mammal. There are so many organisms, like you can say you have these small bacteria, and you have the giraffe, elephant and all kind of animal जो इतने बड़े बड़े हैं, right? तो हर टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमारे यहाँ मिलते हैं, बट वो हर टाइप के ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? वो बायोस्फेयर में रहते हैं। बायोस्फेयर किससे मिलके बना है? बायोस्फेयर मिलके बना है लैंड, एयर एंड वाटर से। लैंड, एयर एंड वाटर से मिलके जो बना है वो बायोस्फेयर कहलाता है, राइट? सो ये हो गया। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फेयर फॉर सर्वाइवल। एवरीबडी इज लिंक्ड। ये आप फॉक्स देख रहे हो, बटरफ्लाई देख रहे हो, ये जो फिश देख रहे हो, ये जो रैट देख रहे हो, ये हर चीज़ लिंक्ड है, ये बायोस्फेयर में ही सर्वाइव कर सकती हैं। अकेला वाटर हो तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अकेला एटमॉस्फेयर हो तो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अकेला लैंड हो तो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है? तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फेयर आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। जो हमारे यहाँ लाइफ है, लाइफ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है प्लांट किंगडम, एक है हमारा एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम का मतलब होता है जितने भी प्लांट लाइफ होती है, पेड़ पौधे जो होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, दैट इज प्लांट लाइफ। एंड एनिमल किंगडम का मतलब है एनिमल, जितने भी एनिमल्स होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, डॉग, कैट्स, डोंकी, मंकी, लायन, टाइगर, एवरीथिंग, ओके, वो हमारा एनिमल किंगडम कहलाता है। इनफैक्ट ह्यूमन भी एनिमल किंगडम के अंदर ही आते हैं। These three domain of अर्थ, थ्री डोमेन कौन सी? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। ये तीनों डोमेन ऑफ अर्थ आपस में मिलके फोर्थ डोमेन ऑफ अर्थ बनाती हैं। फोर्थ डोमेन ऑफ अर्थ बनाती है जिसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर। बायोस्फेयर। The three domain of earth interact with each other and affect each other in some way or other. For example, cutting of forest for fulfilling our needs of wood or clearing land for agriculture may lead to fast removal of soil from the slope. Similarly, earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquake. जो ये तीनों domains हैं वो एक दूसरे से interact करती हैं। जैसे अगर मान लो जैसे कि मान लो बायोस्फेयर, आप अगर किसी भी एक डोमेन को अफेक्ट करते हो, किसी भी एक डोमेन को अफेक्ट करते हो, चेंज करते हो उसके अंदर, तो उसका असर दूसरी डोमेन पे पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे कि अगर आप लगा लीजिए, जो जैसे हम बायोस्फेयर में रहते हैं, राइट? तो हम अगर प्लांट्स को अपनी नीड के लिए काटें, अगर हम फॉरेस्ट को अपनी नीड के लिए काटें, फॉरेस्ट को क्लियर कर दें, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो लैंड है, जो लिथोस्फेयर है, वो अफेक्ट हो जाएगा। वो लैंड से सॉइल उड़ के चली जाएगी, लैंड
लैंड की क्वालिटी चेंज हो जाएगी, पहले लैंड किसी और टाइप का था अब किसी और टाइप का हो जाएगा। अब जैसे हम ह्यूमन हैं तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह इस्टेब्लिश करते हैं तो वहाँ से गंदा पानी वगैरह निकलता है, वो सब हम रिवर में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे जो वाटर, जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है वो ख़राब होता है, उससे हमारा हाइड्रोस्फीयर खराब। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। ये सारी जो है ये एक दूसरे से कनेक्टेड ही चीज़ें हैं, सब की सब। डिस्चार्ज, आगे एग्जांपल आ भी गया है कि डिस्चार्ज ऑफ द वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर मेक द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। इट आल्सो डैमेजेस द अदर फॉर्म ऑफ लाइफ। एमिशन ऑफ इंडस्ट्रियल एमिशन ऑफ फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट, व्हीकल्स पल्यूट द एयर। जो भी हम जैसे कि कार चलाते हैं या थर्मल पावर स्टेशन जिनसे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इन सारी जगहों पे क्या होता है, इन सारी जगहों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रही है, राइट। वो हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का रोल, कि कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट क्यों है और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से प्रॉब्लम क्या क्या है। ठीक है, ये चीज़ हम जानेंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट है तो हम उसको ऐसा क्यों बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें कम करनी चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होना चाहिए, ऐसा क्यों हम। ओके, तो मैं आपको इसको समझाती हूँ। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है गैस, उस गैस की एक प्रॉपर्टी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट को ट्रैप कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी है कि वो हीट को ट्रैप कर लेती है। इसलिए जब सन से हीट आती है, जब सन से हीट आती है तो वो हीट ट्रैप हो जाती है। ठीक है, वो हीट कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अर्थ के अराउंड ही, जहाँ जहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड है अर्थ के अराउंड, वहाँ पे वो हीट ट्रैप हो जाती है। तो हमें तो थोड़ा सा हीटेड टेम्परेचर चाहिए रहने के लिए, क्योंकि बिल्कुल ठंडी जगह पे तो हम रह नहीं सकते, राइट। जैसे पोल्स वगैरह है वहाँ पे हम नहीं रह सकते ना, इंसान को रहने के लिए तो ठीक ठाक टेम्परेचर चाहिए। तो वो जो ठीक ठाक टेम्परेचर है किसकी वजह से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आ रहा है, राइट। लेकिन अब सोचिए, अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत 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 ज़्यादा हो जाए, और फिर तो वो क्या करेगी, वो सारी की सारी हीट को ट्रैप कर लेगी, वो तो बहुत सारी हीट को ट्रैप कर लेगी, राइट। वो तो अर्थ से किसी हीट को जाने ही नहीं देगी, और फिर अर्थ बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगी, और फिर अर्थ बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगी। अगर अर्थ बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है तब भी हम उस पर नहीं रह सकते। अगर अर्थ बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी तब भी तो हम उस पर नहीं रह सकते ना, उस पर एनिमल्स भी नहीं रह पाएंगे, प्लांट्स भी ख़राब हो जाएंगे, हर चीज़ जल जाएगी, राइट। बहुत गर्मी हो जाएगी, जो बर्फ़ है सारी पिघल जाएगी, प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, सूख जाएंगे, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा भी, ज़्यादा क्वांटिटी भी हमें नहीं चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए कि बस वो एटमॉस्फेयर को थोड़ा गर्म रखे, थोड़ा सा गर्म रखे, जिससे कि इंसान उस पर ज़िंदा रह सके। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीट ट्रैप कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेती है, हीट ट्रैप कर लेती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक एडवांटेज भी है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक डिसएडवांटेज भी है। तो अगर हीट वो इतनी ज़्यादा ट्रैप कर लेगी तो वो हीट को बाहर कभी जाने ही नहीं देगी, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड हीट को कभी बाहर जाने ही नहीं देगी, और अर्थ बिल्कुल पिघल जाएगी, बिल्कुल गर्म हो जाएगी, बहुत गर्म हो जाएगी, और अर्थ पे जो लाइफ है वो उसका होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ये जो CO2 जो हीट को ट्रैप कर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हीट को ट्रैप कर लेती है, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोला जाता है, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।